हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम मस्त चल रही होगी। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आज की क्लास आपके हिंदी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, क्योंकि इसमें हम आपको 20 नंबर पूरा करवाएंगे। छोटी सी क्लास अमृतमान साबित इसीलिए होगी कि यहाँ गद्यांश और पद्यांश को केवल पढ़ाएंगे नहीं, हम ये बताएंगे कि कोई भी अगर गद्यांश आता है तो आप भैया चुटकियों में ट्रिक के द्वारा किस तरीके से गद्यांश को भी और पद्यांश को भी आप क्या कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो। तो मेरे साथ बने रहिए फटाफट से, और लास्ट तक लेक्चर जब आप खत्म करोगे तो निश्चित रूप से 20 नंबर आपके ये हिंदी में कहीं जाने वाले नहीं है। इन्हें कोई भी माई का लाल आपसे नहीं छीन सकता है, ठीक है। तो आइए फटाफट से, तो मैं क्या पढ़ाने वाला हूं, मैं आपको गद्यांश और पद्यांश। सबसे पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि भाई इनका कितने मार्क्स का रोल होता है। तो 10 नंबर के भैया आते हैं गद्यांश, 10 मार्क्स का क्या आता है, गद्यांश आता है, और भाई 10 मार्क्स का ये आता है बच्चों, 10 मार्क्स का आता है पद्यांश, ठीक है। तो कुल मिला के आप कह सकते हो 20 मार्क्स आपके इस क्लास के द्वारा क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे मैं अगर आपको बताऊं कि भाई एक आपको पाठ्यक्रम दे रखा होगा और 5 प्रश्न दे रखे होंगे, उसमें ईच एवरी क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होता है। इस तरीके से एक गद्यांश और एक पद्यांश आपको क्या मिलेगा भाई, 10 नंबर देगा। और तो कुल मिला के 2 आएंगे तो भाई कितने की हो गई, 20 नंबर की हो गई, ठीक है ना। अब आइए फटाफट से, अगर मैं गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न के बारे में बात करूं आपसे, तो ये आप ध्यान रखना, यहां आपसे लेखक का नाम पूछा जाएगा, ठीक है। यहां आपसे पाठ का नाम पूछा जाएगा और उसकी गरिमा के बारे में 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक क्वेश्चन आता है कि भाई रेखांकित भाग का अर्थ बताइए, रेखा करके देगा, अंडरलाइन करके देगा उसके नीचे, और उसके अंडरलाइन वाले पार्ट का क्या पूछेगा आपसे, भाग पूछेगा, मतलब उसका अर्थ पूछेगा, क्या मतलब है भाई इसका, ठीक है ना। तो ये जो मैं 6 जो चैप्टर मैंने दे रखे यहीं से आपसे पूछ लिया जाएगा, ये मेरा पूरा गारंटी आपके साथ है। जब पेपर आए आप ध्यान रखना, राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल, भाषा और आधुनिकता, तेजस्वी मन के संपादित अंश, रॉबर्ट नरसिंह होम में, और निंदारस, ये ऐसे चैप्टर हैं हर साल बार बार केवल इन्हीं से घुमा के पूछ लिया जाता है। केवल का मतलब यह है स्टूडेंट्स, तो केवल मींस केवल, आपको बिल्कुल गद्यांश पद्यांश से डरने की जरूरत नहीं है। अगले 10 मिनट में आपका गद्यांश और पद्यांश का, ईच एवरी गद्यांश एंड पद्यांश का फियर जो है, डर जो है, उसे दूर कर दूंगा। मेरे साथ बने रहिए, और भाई एक लाइक सुंदर सा जरूर कर दो, और लास्ट में क्लास कैसी लगी ये जरूर बताना, और अपने फ्रेंड को ये क्लास को क्या करना, शेयर करना। वहीं अगर मैं गद्य की बात करूं तो ये मैंने आपको 6 बताए थे, और भैया मैं लेखक के नाम, देखो ये आपको सबसे पहले लेखक पता होनी चाहिए। राष्ट्र के स्वरूप का लेखक कौन है भाई, वासुदेव शरण अग्रवाल। रॉबर्ट नरसिंह होम का लेखक कौन है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। अशोक के फूल का डॉक्टर हजारी प्रसाद। भाषा और आधुनिकता प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। निंदा रस का हरिशंकर परसाई। तेजस्वी मन के संपादित अंश डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। देखो ये वो चैप्टर है, देखो 2 चीजें तो आपको याद रहनी चाहिए, तो भाई नाम चैप्टर का और भाई लेखक का नाम, ये भी याद हो जाएगा। राष्ट्र के स्वरूप का वासुदेव शरण अग्रवाल, रॉबर्ट नरसिंह होम का कन्हैया मिश्र प्रभाकर, अशोक के फूल डॉक्टर हजारी प्रसाद। तो फूल कौन लाएंगे, हजारों फूल। देखो कैसे याद करोगे, ये रावा, इससे याद करोगे रावा, रा मीन्स राष्ट्र का स्वरूप, वा मीन्स वासुदेव शरण अग्रवाल। इसे याद करोगे बेटा राक, रॉक, रॉक सुना है आपने, रॉक, तो रॉ मीन्स रॉबर्ट नरसिंह होम, और का मीन्स कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। अशोक के फूल, फूल कितने लाओगे, हजारों, तो कौन सा भैया, हजारी प्रसाद द्विवेदी। फूल हजारों लाओगे, फूल हजारों, ऐसे याद होंगे, फूल हजारों, तो इससे याद हो गया अशोक के फूल का कौन है भाई, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है ना। तो भाषा कैसी होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए। भाषा कैसी होनी चाहिए, सुंदर। तो भाषा सुंदर से याद कर लोगे आप कि भाई जी सुंदर रेड्डी, भाषा सुंदर होनी चाहिए तो जी सुंदर रेड्डी। वही निंदा किसकी करोगे, हरि की, हरि की निंदा, तो निंदा का है हरिशंकर परसाई। तेज, तेज कौन है भैया, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो तेजस्वी मन के संपादित कौन है, डॉक्टर एपीजे। तो तेज कौन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। निंदा किसकी, हरि की। भाषा कैसी होनी चाहिए, सुंदर। अशोक कितने लाओगे, हजारों। रॉक, रा से मीन्स रॉबर्ट नरसिंह होम, का से मीन्स कन्हैया लाल
कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, और रावा, रा मीन्स राष्ट्र का स्वरूप, वा मीन्स वासुदेव सरल अग्रवाल। ये तो भैया आपको फटाफट से तैयार हो गए। देखो अब इसकी ट्रिक क्या होगी, सबसे पहले ट्रिक आपसे देखो ये, अभी देखो ये और देख लो, वैसे ही मैं बात कर रहा हूं पद्यांशों की, तो इसमें भी कवि का नाम आपको याद रखना है और पाठ का नाम याद रखना है। जैसे पता है आपको पवन दूत का, केकई का अनुताप, गीत ये भी पूछे जाते हैं, गीत श्रद्धामनु, नौका विहार परिवर्तन बापू के प्रति, और गीत प्रूगवा उर्वशी अभिनव मनुष्य, मैंने आहुति बनकर देखा, और या हिरोशिमा। ये कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक हैं, चैप्टर हैं, जिनसे आपको पूछा ही जाएगा। ठीक है, अब इनमें से देख लो पवन दूत का कि लेखक कौन है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऊत। तो ध्यान रखना, पवन कहां जाएगी, अयोध्या में, राम के मंदिर में जाएगी। ऐसे पवन कहां जाएगी, अयोध्या में, ऐसे याद रखना। केकई का अनुताप, तो ध्यान रखना, मैथी कौन खाएगी, केकई, मैथी कौन खाएगी, केकई, तो भाई केकई का मैथिली षडगुप्त। और भैया श्रद्धा और मनु की क्या होगी, जय जयकार, श्रद्धा और मनु की जय जयकार, तो श्रद्धा मनु के कौन है, जय शंकर प्रसाद। वही नौका बिहार परिवर्तन बापू के प्रति, तो ये सुमित्रानंदन पंत है, ध्यान रखना। गीत कौन गाएंगी, महादेवी, और उर्वशी कौन है भैया, राम की धारी, रामधारी सिंह दिनकर की उर्वशी है, याद रखना। और इसी के साथ मैंने आहुति बनकर देखा, हिरोशिमा, ये सच्चिदानंद, ये सच बात है। हिरोशिमा पर क्या गिराया गया था, बम गिराया गया था। इसे याद करने के बाद इसमें ट्रिक क्या है, बस ये ध्यान रख लो। काफी देर से आप इंतजार कर रहे होंगे, ट्रिक 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 बार बार कह रहे हैं, इसका क्या लफड़ा है भाई, तो आ जाओ इस लफड़े को देख लेते हैं। देखो आपको क्या याद रखना है, आपके सामने कोई भी पैराग्राफ दे रखा है, अनसीन दे रखा है, मान लो आपके सामने गद्यांश या पद्यांश दे रखा है, ठीक है, और उनमें भैया आपके सामने जो दे रखा है उनमें देखो राष्ट्र शब्द आ जाए, धरती शब्द या माता शब्द आ जाए, धरती, भूमि, वसुंधरा, पृथ्वी, जन, संस्कृति, मातृभूमि, साहित्य, कला, नृत्य, गीत और राष्ट्रीयता आ जाए, तो इसमें भैया ध्यान रखना, ये राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है, ये राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है, ठीक है ना। तो आप लोग याद रखोगे ना, अगर कहीं राष्ट्र शब्द आ जाए, धरती आ जाए, माता आ जाए, पृथ्वी आ, देखो भूमि आ जाए, पृथ्वी आ जाए, जन, संस्कृति, साहित्य, कला, नृत्य, गीत, राष्ट्रीयता आ जाए, तो भैया ये राष्ट्र का स्वरूप। और रावा से आपको पता ही है, रावा का मतलब राष्ट्र का स्वरूप, वा मीन्स वासुदेव सरल अग्रवाल, ठीक है भैया। अशोक के फूल आपसे पूछे, देखो अशोक आ जाए, अशोक का फूल आ जाए, मानव जाति की दुर्गम या निर्मम धारा आ जाए, तो पहचान लेना ये अशोक के फूल से लिया गया है। इस चैप्टर का नाम अशोक के फूल है। और भैया फूल कितने लाओगे, हजारों, तो हजारों मीन्स हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके कौन है भाई, राइटर्स हैं, ठीक है ना। अब इसी के बाद अगर आपसे भाषा की अवश्य, नए शब्द, नए मुहारे, आधुनिकता, पंडितों की दिमागी कसरत या आविष्कार, ऐसा कुछ शब्द आपको दिखाई देता है, पहचान लेना ये भाषा एवं आधुनिकता से लिया गया है। तो भाषा कैसी होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए। जी सुंदर रेड्डी कौन है, इसके लेखक है। तो कोई ऐसे याद करोगे, अभी मैं सॉल्व करवाऊंगा, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, चुटकियों में होंगे। और वहीं समृद्धि आ जाए, अध्यात्म आ जाए, भौतिक पदार्थों की इच्छा, समृद्धि, G8 देश, युवा वर्ग, विकसित देश या विकसित भारत, ऐसा कुछ शब्द दिखाई देता है आपको पैराग्राफ में, पहचान लेना हम और हमारा आदर्श से लिया गया है। और भैया आदर्श कौन थे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इसके राइटर हो जाएंगे। कुछ एक दो और देख लो, रॉबर्ट के लिए देखो नसर आ जाए, मदर टेरेसा, जो जितनी बूढ़ी उतनी ही अधिक मुस्कानमयी, ऐसे कुछ शब्द आते हैं। तो रॉबर्ट नर्सिंग होम से लिया गया है इनको, चैप्टर का नाम रॉबर्ट नर्सिंग होम होगा। आपको पता रॉक से मैंने बताया था, तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर इसके क्या हो जाएंगे, तो राइटर हो जाएंगे। तो निंदा किसकी की जाती है, हरि की। तो निंदा, धृतराष्ट्र, भीम, ईर्ष्या, ये शब्द आता है तो पहचान लेना ये निंदा रस से लिया गया है और निंदा किसकी की जाती है, हरि की। तो हरि शंकर परसाई इसके क्या हो जाएंगे, राइटर। बच्चों चुटकियों में आपको हिंदी का पेपर क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। 12th क्लास में 95 हिंदी में लाना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। अब देखो आप चुटकियों में इस क्वेश्चन को क्या करोगे, सॉल्व करोगे। देखते ही देखते आप इस क्वेश्चन को क्या करोगे, सॉल्व करोगे। देखो पढ़ लो एक बार, यार भूमि का निर्माण देवों ने किया, हम अनंत काल से हैं, उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति संचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवंती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीय पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंक क्या होगा, पल्लवित होगा। इसीलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की अधोपांग जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को क्या करती है, पहचानना आवश्यक धर्म होता है। देखो यहां आप क्या देख रहे हो, यहां आप ये देख रहे हो
कि भैया भूमि शब्द आ गया, मैंने कही थी भूमि शब्द कहीं आ जाए, क्या आ जाए भाई, भूमि शब्द आ जाए, कहीं पृथ्वी शब्द आ जाए, देखो ये रहा, कहीं राष्ट्रीयता शब्द आ जाए, कहीं क्या आ जाए, राष्ट्रीयता शब्द आ जाए, देखो ये भी आया था, राष्ट्रीय ये आया था, राष्ट्रीयता शब्द ये आया था, मैंने कही थी पहचान लेना ऐसा कुछ आता है, तो ये राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। दो क्वेश्चन तो देखो अभी 1 मिनट में हो जाएंगे। चैप्टर का नाम राष्ट्र का स्वरूप और वा मीन्स वासुदेव सड़ अग्रवाल, देखना ये हो गए। गद्यांश पद्यांश के शीर्ष और लेखक, भैया शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप है और लेखक वासुदेव सड़ अग्रवाल है। बताइए चुटकियों में हो रहे नहीं हो रहे, इसमें रेखांकित भाग नहीं दिया गया, अगले में दिखा देंगे, समझा देंगे। देखो और कैसे होंगे, राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है, तो राष्ट्रभूमि के प्रति कर्तव्य दे रखा है, कह रहा हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है कि उसके भौतिक स्वरूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति हम संचेत होना, ये हमारा क्या है भाई, सही मायने में अपने राष्ट्र के प्रति क्या है, कर्तव्य है। देखो ये दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक निर्मूल करता है, राष्ट्रीयता किस प्रकार की होनी चाहिए, साफ बोला है, राष्ट्रीयता किस प्रकार की होनी चाहिए, तो कह रहा राष्ट्रीयता जितनी गहरी होगी उतना ही राष्ट्रीय भावों को पल्लवित होगा, ठीक है ना। तो और कहा उसने, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है, तो ये भी क्वेश्चन देख रखा है कि पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की क्या है, तो देखो ये क्वेश्चन यहां से सॉल्व कर दो, ये हो गया। चुटकियों में आप भाई साहब ये 20 नंबर आपसे कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है ना, तो आराम से कर लोगे। देखो और देख लो 1-2 ये क्वेश्चन दे रखे हैं सभी, तो इसका देखो शीर्षक क्या, राष्ट्र का स्वरूप, लेखक क्या, वासुदेव सड़ अग्रवाल, क्या राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा कर्तव्य आवश्यक है, क्या राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा कर्तव्य, उसके प्रति भौतिक स्वरूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति क्या होना चाहिए, संचेत होना चाहिए। बताओ यही तो है राष्ट्रीयता लेखक को निर्मूल, तो कहा लेखक ने कहा कि राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी हुई है, वो क्या है, निर्मूल होती है, ये आंसर मिल गया। पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है, तो भैया पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की क्या है, जननी है। तो इस तरीके से आप चुटकियों में क्वेश्चन को क्या कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे। बताइए 4 चांद क्वेश्चन में लगे और ये रेखांकित भाग का दे रखा है, तो ये अभी रेखांकित नहीं किया गया था, इसीलिए कोई दिक्कत आ रही होगी। अब देखो ये देख लो, अब इसको सॉल्व करना है, तो देखना इसमें अशोक शब्द ही आ गया, बताइए आया नहीं आया, तो भैया अशोक शब्द आ जाए पहचान लेना, अशोक के फूल से लिया गया है, और अशोक कितने, 1000, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके क्या है, लेखक है। तो देखो क्वेश्चन चुटकियों में आपको भैया ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। गद्यांश का संदर्भ क्या बताइए फटाफट से, तो आप कहोगे भाई ये अशोक के फूल से लिया गया, और हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या है, इसके राइटर है। तो अब इसे पढ़ लो एक बार। कह रहा है मगर उदास होना भी बेकार है, अशोक आज भी उसी मौज में है जिसमें आज से 2000 वर्ष पहले था, कहीं भी तो कुछ नहीं बिगड़ा है, कुछ भी तो नहीं बदला है, बदली है मनुष्य की मनोवृत्ति, यदि बदले बिना वह आगे बढ़ सकती है तो शायद ही वह भी नहीं बदलती, और यदि वह न बदलती तो व्यावसायिक संघर्ष आरंभ हो जाता, मशीन का रथ घर चल पड़ता, विज्ञान का सावेग धावन चल निकलता है तो बड़ा बुरा होता है। कह रहा हम पिस जाते हैं, आज ही दुआ जी वह बदल गई, आज ही हुआ जी वह बदल गई, पूरी कहां बदली हैं पर बदल तो रही हैं, अशोक का फूल तो उसी मस्ती में हंस रहा है, पुराने चित्त से इसको देखने वाला उदास होता है, वह अपने को पंडित समझता है, पंडिताई भी एक बोझ है, जिंदगी भी भारी होती है, पंडिताई भी क्या है, एक बोझ है। देखो ये क्वेश्चन मिल गया आपको, ये क्वेश्चन भैया मिल गया। कह रहा पंडिताई किस प्रकार का एक बोझ है, देख लो ये देखो, पंडिताई एक बोझ है जितनी उतनी भारी है। तो कह रहा जो अपने को मतलब वह अपने को क्या समझता, पंडित समझता है, तो पंडिताई क्या है, एक बोझ है, जितनी भी भारी है होती है उतनी ही तेजी से डूबती है, जब भी नहीं करती, कहां अशोक का कुछ तो नहीं है, नहीं बिगड़ा, कितनी मस्ती में झूम रहा है, कालिदास इस रस से रस ले सके थे अपने ढंग से, मैं भी ले सकता हूं अपने ढंग से, उदास होना बेकार है। अब देखना इससे क्वेश्चन ये बने हैं, तो फटाफट से आप सॉल्व कर दोगे। पहला क्वेश्चन तो कह ही दोगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा अशोक के फूल से लिया गया। पंडिताई किस प्रकार का बोझ है, कह रहा विद्वता से अहंकार उत्पन्न होता है, विद्वता से अहंकार उत्पन्न होता है, अहंकार मनुष्य के लिए बोझ बन जाता है, अहंकार क्या बन जाता है, बोझ। तो पंडिताई क्या है, अहंकार के रूप में एक बोझ है, किसके भैया, तो अहंकार शब्द समझ लेना, विध्वंस जो है ना वो अहंकार बन जाता है, और पंडिताई अहंकार के प्रति बोझ है। कह रहा है किसकी विवेचना की गई है भैया इसमें, तो मनुष्य की बदलती हुई मनुस्मृति की। ये बोला है मनुष्य तो बदल रहा है, लेकिन अशोक का फूल तो नहीं बदला, वो हमेशा आज भी खुश है, वो हमेशा आज भी खुश है। तो चुटकियों में बच्चे क्या हो रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोग, कह रहा है गद्यांश में लेकर किसकी मनोवृत्ति बदलने की बात कर रहा है, तो भैया मनुष्य की, किसकी मनोवृत्ति बदलने की बात कर रहा है, तो मनुष्य की मनोवृत्ति बदल रही है, मनुष्य की मनोवृत्ति। तो रेखांकित शब्द की व्याख्या की, तो रेखांकित में क्या दे रखा है, ये दे रखा है इसने,
देखो दो रेखांकित दे रखे हैं, कह रहा है यदि बदले बिना वह आगे बढ़ सकती है तो शायद भी नहीं बदलती, और यदि वह न बदलती तो व्यावसायिक संघर्ष आरंभ हो जाता, मशीन का रथ गग्गर चल पड़ता, विज्ञान का सावेक धावन चल निकलता तो यह बुरा हाल होता। तो देखो इसका सीधा सीधा आपके सामने लिख दिया भैया, ठीक है। द्विवेदी जी का यह कहना है कि मनुष्य की मनोवृत्ति यदि परिवर्तित हुए बिना आगे बढ़ सकता तो शायद वह कभी नहीं बदलती, यदि वह ना बदलती तो व्यवसायिक संघर्ष का स्वारंभ हो जाता, मनुष्य गग्गर पड़ जाती, विज्ञान की प्रगति हो जाती, तो यह सब अच्छा न होता। लेखक पंडिताई को एक बोझ मानता है क्योंकि वह जीवन की समस्याओं को सुलझने में सहायक करने की अपेक्षा एक उलझन पैदा करती है। पंडितय की गंभीरता और ओढ़कर मनुष्य जल्दी ही डूबता है। जब तक यह पंडित्य व्यक्तित्व पर बोझ स्वरूप रहता है तभी तक उलझन है, किंतु जब व्यक्तित्व में घुल मिलकर उसका एक भाग बन जाता है तो वह हल्का हो जाता है और जीवन को देखने की एक नई दृष्टि देता है। तो ये क्वेश्चन बड़े आराम से कर सकते हो। अगला कह रहा है, कहते हैं कि दुनिया बड़ी विलक्षण है, कहते हैं दुनिया बड़ी केवल उतना ही याद रखती है जितने में उसका स्वार्थ होता है, बाकी फेंक कर आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक, अशोक शब्द आ गया तो किससे लिया गया भैया, अशोक के लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो देखो ये तो दोनों क्लियर हो गए। रेखांकित भाग दे रखा है कि कहते हैं दुनिया बड़ी विलक्षण है, केवल उतना ही याद रखती है जितने में वो स्वार्थ सत्ता, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती। तो देखो ये रेखांकित भाग को किस तरीके से आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। अशोक को विस्तृत करने का आधार किसे माना गया है, दुनिया का किस तरह का व्यवहार है। तो देखो विलक्षण क्या कह रहा है, देखो व्यवहार के बारे में भी इसने बोला है कि दुनिया बड़ी विलक्षण है, केवल उतना ही याद रखती है जितना उसका स्वार्थ है। तो स्वार्थ वाला व्यवहार है दुनिया का, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। और ये आपको दिया, इसे भी आप कर सकते हो। देखो यहाँ भाषा आ गया, आधुनिकता आ गया, तो भाषा की आधुनिकता चैप्टर से ये लिया गया, और जी सुंदर रेड्डी क्या है, इसके लेखक है। आराम से रेखांकित भाग का आराम से क्लियर कर लोगे। तो इसके साथ ही अगला देखो ये रेखांकित भाग को दिया गया है पूरा क्लियर करके, तो आप लोग एक बार जरूर स्टडी करना है इसकी। मैं गारंटी दे रहा हूं कि कोई भी क्वेश्चन आपका गद्यांश का रुकेगा नहीं। वही हम बात करते हैं पद्यांश की। आ जाइए फटाफट से काव्य में बात करते हैं। तो काव्य में आप क्या देख रहे हो, पवन दूत का, पवन दूत का भाई इसमें क्या याद रखना है आपको, लज्जाशील, पाथिक महिला, कृषक लालना, मालिन लतिका, ठीक है ना, खिन्ना, नीले फूल, उपवन, वाटिका, ये शब्द कहीं आता है तो ये किससे लिया गया भाई, पवन दूत का। तो पवन कहां चलेगी, अयोध्या में। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के द्वारा लिखी गई ये पवन दूत का क्या है, कहानी है, ठीक है ना। अब आगे केकई के अनुताप में आपको क्या शब्द दिखेंगे, अनुताप, केकई, मैया, माता कुमाता, भरत, वात्सल्य, है ना, त्रिलोक्य, दुर्बलता, लाल की माई, निरख सखी, ये खंजन आए, मुझे फूल मत मारो। तो ये शब्द अगर कहीं आपको दिखाई देते हैं पहचान लेना भैया। वात्सल्य, भरत कहीं भी दिखाई देते हैं केकई के अनुताप में। केकई भैया, केकई कहां गई थी, मैथिली, मैथी खाने, मैथी कौन खाएगा, केकई। तो केकई का अनुताप जो मैथिली षडगुप्त द्वारा लिखा गया, याद रखना। श्रद्धा की क्या होगी, जय जयकार होगी। तो कौन हो तुम, नील परिधान, पतझड़, कोकिल, शक्ति के विद्युत कण, अंबर, पनघट, ये शब्द अगर कहीं आते हैं तो ये श्रद्धा मनु से लिए गए हैं, जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। नौका विहार, बापू के प्रति परिवर्तन, ये सुमित्रा रंजन पंत की है। इसमें धारा सी, जग का क्रम, चांदनी शब्द आए, नौका शब्द आए, चपला शब्द आए, बिच धार आए या कर्ण धार आए तो पहचान लेना ये नौका विहार या बापू के प्रति परिवर्तन से लिया गया है। अब आ जाइए इसके कुछ क्वेश्चन और देख लो। तो ये बापू के प्रति, ये सुमित्रा रंजन पंत कह रहा तुम मसहीन, तुम रक्तहीन, ये दे रखा हो। गीत अगर दे रखी है तो इसमें अकेला, विद्युतों की दीप्त खेला, नैना में दीपक के जलते, ठंडी सांस, मछली, नीर भरी दुख की बदली, ये शब्द कहीं आते हैं पहचान लेना। ये गीत से लिया गया, और गीत किसकी, गीत कौन गाएगा, महादेवी वर्मा द्वारा लिखी गई है गीत, ध्यान रखना। अब नेक्स्ट कह रहा मानव, मनुष्य, पुरुष, विचित्र, दुनिया, सृष्टि का श्रृंगार, धनुष बाण, ये बहुत पूछे गए हैं। अगर ये शब्द कहीं आते हैं तो पहचान लेना है अभिनव मनुष्य और पुरुखा उर्वशी की कहानी है, मतलब उर्वशी कहानी है। और जिसके राइटर कौन है भैया, रामधारी सिंह दिनकर। तो उर्वशी किसकी है, राम की है। तो रामधारी सिंह दिनकर किसके क्या है, लेखक हैं। मैं कब कहता हूं, आहूत, सूरज निकला, छाए मानव जन की, सूर्य और सूरज, ये शब्द अगर कहीं दिखे पहचान लेना ये मैंने आहुति बनकर देखा, हिरोशिमा, ये उस कहानी से मिले जुले होंगे। और हिरोशिमा किसकी है भैया, अयज्ञ जी की है। किसकी है, अयज्ञ जी की है, ये बात याद रखना। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, ये आपके सामने दे रखा है। देखो लज्जाशील शब्द आ गया पहले ही, महिला शब्द आ गया भैया पहले ही, बताइए। तो मैंने कही थी लज्जाशील और महिला ये शब्द आते हैं पहचान लेना, पवन दूत का है।
और किसकी, अयोध्या सिंह हरिओद की। तो आराम से दिए गए पद्यांश के कवि और कविता को लिख दोगे। पवन दूत का से अयोध्या सिंह हरिओद, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की क्या है, ये कहानी है। नेक्स्ट कह रहा है राधा पवन दूतिका के राह में पाठकों के साथ कैसा व्यवहार करने को कहती है। तो ये कह रहा है लज्जाशील पाठक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना से ना तू सुंदरी हो, जो थोड़ी सी भ्रमित हो वो गोद में भ्रांति को ना, होठों की ओ कमल मुख की मिलानताएं मिटाना, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो भी दिखावे, और धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटावे, जाता कोई जलद यदि कोई व्योम में तो ला देना छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। तो इसने कहा कि यदि कोई कृषक, कोई कृषि महिला, किसान महिला यदि आपको खेत में दिखाई देती है तपती हुई धूप में, तो आप भैया छाया ला करके उस महिला को सुखमय जीवन देना। तो ये सब बात इसमें की गई है और इसके क्वेश्चन आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। ये अयोध्या सिंह हरिओद उपाध्याय की है, पवन दूतिका से लिया गया है, पवन दूतिका से, ठीक है। कह रहा राधा पवन दूतिका राह में पाठकों के साथ कैसा व्यवहार करने की कहती है। तो राधा पवन दूतिका से ये बोलती है यदि मार्ग में कोई लज्जाशील स्त्री दिखाई दे, उसके वस्त्र को मत उड़ाना, थकी हुई प्रतीत हो तो उसको थकावट को दूर कर देना। ये किसने बोला है, राधा ने बोला है, ठीक है ना। रेखांकित भाग की बात करें तो ये रेखांकित भाग के बारे में दिया गया है। तो एक बार आपको क्या करने पड़ेंगे, इनको पढ़ के इनकी बस हिंदी पढ़ लेना, उससे ही पता चल जाएगी। आप एक बार इनकी क्या कर लेना, केवल हिंदी पढ़ते चले जाना कि पवन दूतिका की कहानी क्या है, केवल पढ़ते चले जाना, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। और फटाफट क्या कर देना, क्वेश्चन लिख देना, ठीक है ना। तो ये रेखांकित भाग को बोल रहा है, तो ये रेखांकित जो भाग किया गया है उसके बारे में दिया गया है, ठीक है। होने देना विकृति वासना तो ना तू सुंदरी को, जो थोड़ी भी भ्रमित हो गोद में श्रांति को ना, होठों की ओ कमल मुख की मलताना मिटाना। तो इसने ये बोला है, इसमें साफ राधा पवन को समझाती है, राधा पवन को समझाती है कि तुम्हें मार्ग में ब्रज भूमि की अत्यंत लज्जाशील महिलाएं दिखाई देंगी, अतः तुम्हें उनका मान सम्मान करते हुए ही आगे बढ़ना है। तू कहीं अपनी चंचलता का प्रदर्शन करते हुए उनके वस्त्रों को उड़ाकर उनके कोमलांगों को अनावृत मत कर देना। ऐसी चंचलता किसी भी दृष्टि से ना तो उचित है और ना ही छह है, मतलब ना ही छब्बे ही है। यदि थकी हुई हो तो उसे गोद में उठाकर शांति प्रदान करना और उसके होठ और कमल जैसे मुख पर आई मलिनता को क्या कर देना, जो मासूमियत है, जो थकावट है, उसे मिटा देना। ऐसा पवन से किसने बोला है, राधा ने बोला है। अगला देखो कह रहा है इसमें, कहते आते थे यही अभी नरदहा, माता व कुमाता, देखो माता कुमाता शब्द आ जाए, पुत्र कपुत्र शब्द आ जाए, तो हमने बोली थी माता कुमाता शब्द कहीं दिखाई दे, पुत्र कपुत्र शब्द कहीं दिखाई दे, तो भैया ये किससे होगा। तो देखना माता कुमाता किसमें है, माता कुमाता केकई के अनुताप में लिया गया है। मैथिली षड़गुप्त इसके कौन है, मैथिली षड़गुप्त भैया इसके लेखक है। तो आराम से पहला क्वेश्चन तो ये डील हो गया, पहला क्वेश्चन तो भैया इसका ये डील हो गया क्या, शीर्षक और रचयिता के नाम तो केकई के अनुताप से लिया गया है और मैथिली षड़गुप्त इसके क्या है भाई, मैथिली षड़गुप्त इसके रचयिता है, ठीक है। कह रहा केकई को अभागिन रानी क्यों कहा जाता है, कहानी पढ़ लो। कह रहा कहते आते थे यही अभी नरदहा, माता न कुमाता पुत्र कपूत भले ही। कह रहा अब कहें सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, हे पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता, बस मैंने इसका वहा मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय ना देखा मृदुल मात्र, मृदुल गात्र ही देखा, परमार्थ ना देखा पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इसका कारण ही तो हाय आज यह बाधा। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी, निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, सौबार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई, पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, सौबार धन्य वह एक लाल की माई। तो ये केकई के अनुताप पर केकई ने जो दशरथ के अन्य पुत्र थे उनके बारे में क्या क्या व्यवहार किया ये सब बताया गया है, भरत की तारीफ की है इसमें, ठीक है ना। तो देखना क्या लिखोगे, केकई ने अपना स्वार्थ साधने के लिए भगवान राम को कहां वन में भिजवाया था, स्वार्थ के कारण युगों युगों तक माता को माता पुत्र कपूत भले ही वाली कहावत चरितार्थ रहेगी। कह रहा इस पद्यांश में कवि ने किस प्रसंग का उल्लेख किया, तो सब पता है। इस काव्य में भरत की मां केकई अपने किए गए पे क्या कर रही है, पश्चाताप कर रही है, करती हुई अपने को क्या करती है, धिक्कारती है कि मैंने जो व्यवहार राम और लक्ष्मण के साथ किया, ये मेरा जो व्यवहार है वो कतई
कतई भी मानवीय नहीं है, अमानवीय है, और ऐसे व्यवहार के लिए मैं अपने आप को धिक्कार करती हूँ। तो ये अपने पश्चाताप के बारे में इस चैप्टर में क्या कर रही है, दिखा रही है। तो ये आपको पढ़ना है। देखो ये दिया है रेखांकित, परमार्थ न देता पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज वह बाधा। तो इसका रेखांकित भाग का सीधा सीधा आपको क्या लिखना है कि हे पुत्र राम, अभी तक लोग कहावत के रूप में यही कहते आए हैं कि पुत्र माता के प्रति चाहे कितना भी अपराध कर ले, कि तू माता कभी उस पर क्रोध नहीं करती और ना ही वह क्रोध में भरकर पुत्र का अहित करती। तो ये उसमें बोला गया है, कह रहा नरदेही, गात्र शब्द का अर्थ क्या है, नरदेही कहते हैं लोग और प्रजानन को, ठीक है, और गात्र कहते हैं शरीर को। तो इस तरीके से आपको इन शब्दों को क्या करना है, डील करना है। एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा जब मैं गद्यांश पद्यांश लाऊंगा, तो इसी पैटर्न पर आपको क्या करवाऊंगा, चुटकियों में ये सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है ना। क्लास कैसी लगी आप लोग जरूर बताना, बस तैयार कर लेना इन पॉइंटों को, ये पॉइंट आपको तैयार होने चाहिए, ठीक है ना, और क्वेश्चन आप क्या कर पाओगे, डील कर पाओगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद, गुड नाइट, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, भारत माता की जय। क्लास अच्छी लगती है तो एक सुंदर सा कमेंट जरूर लिखिए और बताइए भैया इस तरह की क्लासें आपको कैसी लगी। हिंदी मैंने जिम्मा लिया है, पूरी 100 मिनट से 100 की कराऊंगा, ठीक है। गुड नाइट बच्चों, टेक केयर।